नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति। इसके पहले वाले वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी शक्ति थी सभी को हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल और तीसरा है राजकीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन। तो इन तीनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करिएगा। उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया ताकि आपको 100% समझ में आए और मैं आपको उसी तरह जो है समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। और हमेशा की तरह हम लोग जो है लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे ताकि आपको चौतरफा क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अब आइए हम सबसे पहला समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है, मतलब किसके कारण घोषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 ही कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। एक तो अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो एकदम भीषण युद्ध हो जाए, धमाकेदार युद्ध हो जाए, तो उस कंडीशन में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह हो जाए। अब देखिए, सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है, जब देश के अंदर देश के लोगों द्वारा ही हिंसात्मक विद्रोह हो जाए, मतलब गोला बारूद बंदूक, मतलब पूरे हिंसा की तरह। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, फिर नेपाल में विद्रोह हुआ, तो वो क्या था, सशस्त्र विद्रोह था। तो उस तरह का अगर विद्रोह हो जाए पूरे देश में तो फिर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है, तो जब अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए और दूसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बहुत बार ये पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो अपने मन से नहीं करते हैं, वो मंत्रिपरिषद उनको कहता है तब जाके वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी नियम को अगर पूरे देश में लागू करना हो तो सबसे पहले उसको लोकसभा से पास करते हैं, फिर राज्यसभा से पास करते हैं और उस सबसे लास्ट में जो है राष्ट्रपति का उस पर फाइनल साइन और मोहर लगता है, तो वह नियम जो है पूरे देश में लागू हो जाता है। ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वह एक बाइक करते हैं, क्योंकि युद्ध भी होता है तो एक बाइक होता है, सशस्त्र विद्रोह भी होता है तो एक बाइक होता है, पहले से बता कर नहीं आता है। तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति एक बाइक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वहाँ पर ना ही लोकसभा से इसको पास करने का समय मिलता है और ना ही राज्यसभा से पास करने का समय मिलता है। इसीलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है एक बाइक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन घोषणा के 30 दिन के भीतर इसको लोकसभा से भी पास करना होगा और राज्यसभा से भी पास करना होगा, तब जाके ये इसको पूर्ण माना जाएगा। तो फिर इसी में कहा गया है कि ऐसा भी कंडीशन तो हो सकता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो तो उस समय लोकसभा भंग हो। आपको पता है कि लोकसभा भंग हो सकता है, जब उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो फिर इसमें कहा गया है कि लोकसभा अगर भंग होगा तो राज्यसभा उसको मंजूरी दे देगा, मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है तो राज्यसभा उसको पास कर देगा और जो नई लोकसभा आएगी वो 30 दिन के भीतर यानी 1 महीना के भीतर उसको पास कर देगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसके 30 दिन के भीतर यानी 1 महीना के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होता है। यदि लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा आएगी वो भी 30 दिन के भीतर उसको पास करेगी। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 माह के लिए लागू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में कितने महीने के लिए लागू किया जाता है, तो 6 महीने के लिए लागू किया जाता है। 6 महीने से कम लागू नहीं किया जा सकता और 6 महीने से ज़्यादा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार में। अगर मान लीजिए कि 6 महीना में कंडीशन नहीं सुधरा तो फिर और लागू करना होगा, तो फिर संसद से अनुमोदन करेंगे और फिर जब दोबारा लागू करेंगे तो फिर 6 महीने के लिए लागू करेंगे, यानी 6-6 महीना करके
इसको अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। मतलब जितना चाहें आप उतना बार इसको लागू कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी लागू होगा तो एक बार में ये 6 महीना के लिए ही लागू होता है। जैसे आज अगर राष्ट्रपति घोषणा कर दें कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की हम घोषणा करते हैं, तो 6 महीना के लिए लगेगा। अगर 6 महीना में कंडीशन नहीं सुधरा तो फिर राष्ट्रपति घोषणा करेंगे तो फिर 6 महीना के लिए लगेगा। ऐसे 6-6 महीना करके अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि लोकसभा का चुनाव है तो फिर लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अशांति फैला है तो उस कंडीशन में लोकसभा का चुनाव तो होगा नहीं, इसीलिए उसके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है, शांति में बदलता है पूरा देश, तो फिर जाके लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है। आपको पता है कि जो राज्य है वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाता है, और जो केंद्र सरकार है वो संघीय सूची के विषय में कानून बनाता है। मतलब दोनों का अलग अलग है सूची कानून बनाने का। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो जितने भी राज्य हैं वह कानून नहीं बनाते हैं, केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाने लगती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। सबसे पहला प्रभाव यही है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होगा तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकार हैं सभी के सभी छीन लिए जाते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़े थे कि आर्टिकल 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जिसको आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। तो जितने भी मूल अधिकार हैं सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं, सभी के सभी छीन लिए जाते हैं, लेकिन 20 और 21 बच जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है। देश का संघीय ढांचा इससे प्रभावित हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल से। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 लागू हो जाता है। इस अनुच्छेद से आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाता है। और आर्टिकल 358 में कहा गया है कि जितने भी मूल अधिकार हैं सभी समाप्त हो जाएंगे, सभी आपके छीन लिए जाएंगे। तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा, और आर्टिकल 358 जैसे ही लागू होगा तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़े हैं कि इसी में तो है घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दिया गया था। तो जैसे आर्टिकल 358 लागू होता है आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब। ठीक है। और नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 358 जो है कब लागू होता है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के कारण लगा हो या फिर बाहरी आक्रमण के कारण लगा हो। मतलब जैसे युद्ध हो गया या फिर बाहरी आक्रमण हो गया तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, तो आर्टिकल 358 लागू होगा। ठीक है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया है देश के अंदर और उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, तब जाके 358 लागू नहीं होगा, आर्टिकल 358 लागू नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 358 कब लागू होता है, तो जब युद्ध हो जाए या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए तब। लेकिन सशस्त्र विद्रोह हो जाए और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस कंडीशन में 358 जो आर्टिकल है यह लागू नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20-21 को छोड़कर बाकी के मूल अधिकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत स्थगित करते हैं। हम लोग अभी देखे हैं कि आर्टिकल 358 लागू होता है तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है, आर्टिकल 19 छीन लिया जाता है। तो बाकी के जो मूल अधिकार है वह मूल अधिकार कैसे जाएंगे, तो आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल 359 लागू हो जाएगा तो जितने भी और मूल अधिकार हैं आर्टिकल 19 को छोड़कर वह सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। यानी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 भी लागू हो जाता है और आर्टिकल 359 भी लागू हो जाता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को खत्म कर देता है और आर्टिकल 359 है बाकी के जो मूल अधिकार है उन सबको खत्म कर देता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, मतलब कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो ध्यान रखिएगा अब तक जो है कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगा था जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस वक्त। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को लगा था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस वक्त। और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था जब आंतरिक अशांति फैला था देश के अंदर तब। ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में
पहले आंतरिक अशांति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो उसमें जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक अशांति को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग कब किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस वक्त किया गया। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपात को। देखिए इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 356 में किया गया है, यानी आर्टिकल 356 के तहत ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कब लागू किया जाता है, तो जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाती है, तब केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया जाता है, उसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी राजकीय आपात के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कोई राज्य आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 का उल्लंघन करता है तो उस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब ऐसा क्या है आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 में, तो देखिए आर्टिकल 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप ही शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन किया जाएगा। आपको पता है कि सभी राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी जो है सरकार बनाती है, यानी उसका बहुमत है तो वही अपना मुख्यमंत्री चुनती है और राज्यों में शासन करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी का बहुमत नहीं मिला है और वो फिर भी शासन कर रही है, बलपूर्वक शासन कर रही है, तो आर्टिकल 355 का उल्लंघन है। या फिर मान लीजिए कि कोई पार्टी शासन कर रही थी, उसका बहुमत था और बाद में उसके विधायक भाग गए तो उसका बहुमत तो खत्म हो गया, फिर भी वो शासन कर रही है, तो ये आर्टिकल 355 का उल्लंघन है। उसी प्रकार आर्टिकल 365 में कहा गया है कि सभी राज्यों को केंद्र के दिशा निर्देश पर ही कार्य करना है, मतलब केंद्र सरकार के अनुरूप ही काम करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो केंद्र सरकार के खिलाफ हो। अगर ऐसा कोई राज्य करता है तो आर्टिकल 365 का उल्लंघन है। तो मान लीजिए कि कोई राज्य है वो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 दोनों का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब देखिए जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही जो है रिपोर्ट पहुंचाते हैं राष्ट्रपति को और कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है संविधान के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, अतः आप जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए हमारे राज्य में। तो राज्यपाल रिपोर्ट पहुंचाते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी अवधि की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ें तो वो 6 महीना के लिए लगता था, तो ठीक उसी प्रकार जो राष्ट्रपति शासन है यह भी पहली बार लगता है तो 6 महीने के लिए लगता है। और फिर संसद की मंजूरी जरूरी होती है, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों को पास कराना होता है। और इसकी अधिकतम अवधि की बात करें तो 3 वर्ष है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 वर्ष तक ही इसको लागू किया जा सकता है। हम लोग नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल में देखें कि उसको अनंत काल तक लागू किया जा सकता था 6-6 महीना लागू करके, लेकिन इसको 6-6 महीना लागू करके मात्र 3 साल तक ही लागू किया जा सकता है, 3 साल से अधिक लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव यही पड़ता है कि राज्य की जो शक्ति है वो राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो शक्ति विहीन हो जाते हैं और राज्यपाल उस राज्य में शासन करने लगते हैं। राज्य के लिए संसद कानून बनाती है और वह कानून जो है 1 साल के लिए मान्य होता है, मतलब अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यों का वह कानून नहीं बनाता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तैसे ही संसद कानून बनाने लगती है और संसद द्वारा जो कानून होता है वो 1 साल के लिए ही मान्य होता है। राज्य का बजट संसद द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन से राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह जैसे पहले चलता था वैसा ही राष्ट्रपति शासन के दौरान भी चलेगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है पहले राष्ट्रपति शासन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया, इंदिरा गांधी के समय और ज़्यादा दुरुपयोग किया गया, इसलिए केस पहुंच गया SR बोमई केस 1994 और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, मतलब उसके जाँच किया जा सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, क्या जरूरी था लगाना कि नहीं था।
कि अपने मनमाने ढंग से लगा दिया गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की बात की राष्ट्रपति शासन को लेकर कि जब भी किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उसकी जांच किया जाएगा न्यायालय द्वारा कि सही है कि नहीं है, कि मनमाने ढंग से लगाया गया है। तो ये केस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस केस के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की बात की थी। तो एस आर बोमई केस 1994 में। ठीक है, अब देखिए ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, 1951 में लगा था। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है भारत में, कुल 10 बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बिहार आता है, यहाँ पर कुल 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 में लगा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था भारत में, तो जम्मू कश्मीर में लगा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम समझते हैं वित्तीय आपातकाल को, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसे जो है अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है और ये पूरे देश में लागू होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है कि यह लागू किस कारण होता है, मतलब क्यों लागू किया जाता है वित्तीय आपातकाल को। तो देखिए, देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। मतलब पैसा के मामले में देश बर्बाद होने लगे तो वित्तीय आपातकाल लागू होगा। या फिर सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, मतलब कर्जा न चुका पाए, तो वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा। राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ जाए, देश की साख खतरे में पड़ जाए, तो ये सभी कारण होते हैं वित्तीय आपातकाल को लागू करने का। जब भी किसी देश में ये सब खतरे आते हैं, ये सब संकेत आते हैं, तो उस देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अब समझते हैं हम घोषणा की प्रक्रिया, मतलब कौन घोषणा करता है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं और मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद यानी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो सलाह देती है तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देते हैं वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यदि लोकसभा भंग हो तो नई लोकसभा जो आएगी वो 30 दिन के भीतर क्या करेगी, स्वीकृति देगी। तो ये आप समझ गए। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार जो है राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते घटा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पैसा का मामला है, पैसा सब खत्म है, तो वेतन भी नहीं दिया जाएगा। जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते को घटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी वेतन जो है घटा दिया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं, उन सबकी जो है वेतन घटा दिया जाता है। तो ये प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपातकाल का। अब इसकी अवधि की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई भी अधिकतम समय सीमा तय नहीं है, कि मतलब कितना दिन तक वित्तीय आपात जो है देश में लागू रहेगा। जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपात पढ़े तो राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक लागू रहता है। फिर हम लोग राष्ट्रपति शासन पढ़े तो राष्ट्रपति शासन भी 6 महीने तक लागू होता है। लेकिन जो वित्तीय आपात है इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना महीना लागू रहेगा, कितना दिन लागू रहेगा। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इसे कब वापस लेते हैं, कितना दिन तक लागू करते हैं। मतलब जब कंडीशन ठीक हो जाएगा, पैसा वैसा अच्छे से आ जाता है, तब जाके जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार जो है वित्तीय आपात लगा है। जैसे राष्ट्रीय आपात जो है कुल 3 बार लगा था, तो उसी प्रकार वित्तीय आपात कितना बार लगा है, तो ध्यान रखिएगा 1 बार भी नहीं लगा है भारत में। और भगवान करे कि वित्तीय आपात अपने देश में न लगे। ठीक है, अब आइए हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी तरह के एग्जामों में। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। उसके बाद प्रश्न है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद प्रश्न है कि अब तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं सभी तरह के आपातों की घोषणा।
उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतः जो है खत्म हो जाता है, निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह की होती है। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है, मतलब किस परिस्थिति में निलंबित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल युद्ध एवं बाहरी आक्रमण में, मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का संबंध आपातकालीन प्रावधानों से किस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। मैंने आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, जो कि कर सकता है, हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SR बोमई मामला जो था 1994 का, उसी में तो न्यायालय ने कहा था कि जो भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा जिस भी राज्य में, उसका हम जो है न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 3 बार। हमने बताया था कि 1962 में, फिर 1971 में, फिर 1975 में।